चलो फिर तो अभी अपन शुरू करने वाले हैं। आपको पता है आपको न्यू सिलेबस एप्लीकेबल है, राइट? न्यू सिलेबस में क्या चेंज हुआ पहले वो देख, आइडिया आ जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे टोटल मिलकर 6 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट, पहले 8 थे। ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट एंड ग्रुप 2 में 4 सब्जेक्ट। अभी दोनों में से एक एक सब्जेक्ट हटा दिया, मतलब बहुत बर्डन हो जाता है तुम्हारे ऊपर बच्चों को लोड देने का। हाँ, वो निकाल। अभी अपने पास कितने बच गए सब्जेक्ट? 6 सब्जेक्ट। ओके, एडवांस अकाउंट, लॉ एंड टैक्स, ये ग्रुप 1 में है, मतलब 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 ये जो है किसमें है? अपने ग्रुप 1 में। और उसके बाद कॉस्टिंग, ऑडिट एंड एफएम एंड ये है आपके ग्रुप। ठीक है, अब न्यूज़ ऐसा है कि सबसे पहले अगर आपने ये दोनों ग्रुप पास किए तब आप अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हैं। और जो फाइनल का टाइम है वो आर्टिकलशिप के ऊपर डिपेंड, तो फाइनल तभी आप कर सकते हो आपका ये दोनों ग्रुप पास में हो। अभी पहले क्या था? अकाउंट था और एडवांस था, आप दोनों को मर्ज कर लिया है। नाउ दैट बिकम एडवांस अकाउंट। अब आप देख सकते हो इसमें आईसीए ने आपको न्यू सिलेबस में 3 मॉड्यूल दिए हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल नंबर 1 में आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला पार्ट है। मॉड्यूल नंबर 2 में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला पार्ट है। बेसिकली 2 मॉड्यूल तो पूरे एएस के ऊपर, टोटल मिला के यू हैव 29 अकाउंटिंग हमारे। हाँ, पहले वो दो अलग ग्रुप में थे, अभी मर्ज कर लिया इन लोगों ने। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारे चैप्टर शुरू होते हैं यहाँ से। सबसे पहले मॉड्यूल 3 जो है ना वो चैप्टर वाला है, उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्योर प्रैक्टिकल। सबसे पहला जो है चैप्टर नंबर 11, दैट इज अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कंपनी का बैलेंस शीट। आपने देखा होगा एक टी फॉर्मेट का बैलेंस शीट होता था जो तुमने बचपन में पढ़ा होगा, फाउंडेशन में या बीकॉम में देखा होगा। कंपनी का टी वाला नहीं होता है, तो वर्टिकल होता है। कैसा होता है? एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट ऐसा होता है। वो वाला कैसे बनाएंगे वो सब अपन देख, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट उसी का पार्ट माना गया। और यू हैव अनदर चैप्टर दैट इज कॉल्ड बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, वो है अपना। फिर एक चैप्टर है अमालगमेशन, फिर चैप्टर फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, और लास्ट में है अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस, इंक्लूडिंग द फॉरेन ब्रांच। तो टोटल मिला के आपके पास 5 चैप्टर है यहाँ, 5 चैप्टर है, बाकी सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब अपन क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन तुमको दे देता हूँ। अपन जो चैप्टर करने वाले ना उसका नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्या नाम है उसका? यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसमें आता है रिकंस्ट्रक्शन। अभी 2 तरह का होता है, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल जो है ये तुम्हारा सेपरेट चैप्टर है, और ये वाला जो है ना वो पार्ट ऑफ द अमालगमेशन, दूसरा चैप्टर है उसका पार्ट है। ठीक है, जो आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है वो आपका एक सेपरेट चैप्टर है, और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है वो किसका पार्ट है? अमालगमेशन। तो आपने अमालगमेशन सीख लिया तो ये चैप्टर हमारा वो वाला भी हो गया। ठीक है, वो अलग से अपन चैप्टर में पढ़ेंगे अमालगमेशन में। अभी जो अपने को फोकस करना है वो किस पे करना है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बराबर है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन? बताओ क्या लगता है तुमको, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? ओके, मतलब आप उस चीज को फिर से बना रहे हो। अंडरस्टूड? आपने क्या किया, वो चीज़ बनी हुई है उसको आप फिर से बना रहे हो। जैसे मान लो ये बिल्डिंग है, आपको पता है कि रीडेवलपमेंट में जाती है क्योंकि वो टूटना शुरू हो जाती है या किसी को पसंद नहीं होती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। जिनके पास बहुत पैसा होता है वो पैसे को डालेंगे कहाँ? तो एक काम करते हैं, बस घर बनाओ, तोड़ो, नया घर बनाओ। हमारे गाँव में ये बहुत चलता है। वहाँ पे कैसा है, जैन कम्युनिटी है, वहाँ पे उनके पास बहुत पैसा है। अब उनको लगता है ये पैसा डाले कहाँ पे। हर 8-10 साल में वो अपना घर तोड़ते हैं फिर नया बनाते हैं। समझ में आया?
जब बच्चे बड़े हो जाते हैं बोले कि यार पापा ये घर में मज़ा नहीं आ रहा है, बराबर ना, अपने को एकदम शाहरुख खान जैसा ना करने का एकदम बढ़िया वाला घर। तो बोला ठीक है बेटा चलो पैसे बहुत है बनाओ, हर 10-15 साल में घर को तोड़ देंगे फिर नया बना लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? उसे बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं इसको? कंस्ट्रक्शन मतलब फर्स्ट टाइम बना रहे हो, और रिकंस्ट्रक्शन मतलब फिर से बना रहे हो। तो इसका मतलब क्या आप नया बना रहे हो कि ऑलरेडी बना हुआ था तुम्हारे पास में? ओके, तो आपके पास में ऑलरेडी वो चीज़ बनी हुई तो थी, आप उसको फिर से बना। अब क्या हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग पढ़ रहे हैं कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे? ऑब्वियसली वी आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, और तुम बनने वाले हो, तो हम लोग रिकंस्ट्रक्ट किसको करेंगे? कंपनी को। अपना सारा हिसाब किताब एक ही चीज चलता है, वो है कंपनी। किस पे चलता है? समझ में आगे नहीं है? तो बिल्डिंग तोड़ना करना है वो इंजीनियर का काम है, कंपनी को तोड़ना है तो अपना काम है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अपने को कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करना। अब एक कंपनी को कोई रिकंस्ट्रक्ट क्यों करना चाहेगा? क्वेश्चन ये आता है कि सर क्यों रिकंस्ट्रक्ट करना है। मैं बताता हूँ, मैं आपके सामने कंपनी रख रहा हूँ, ठीक है, उससे तुमको समझ में आएगा कि रिकंस्ट्रक्ट क्यों करने का। और ये कंपनी मेरी कंपनी है, नाम इसका जमुरा लिमिटेड। क्या नाम है इसका? और ये इसकी बैलेंस शीट है। कंपनी की बैलेंस शीट ऐसी नहीं होती है, वर्टिकल होती है, बट तुमको समझाने के लिए सिंपल में ऐसे ही बना रहे हैं, ठीक है। ये जस्ट एग्जांपल है। अब इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है, मान लो इसका 10 लाख, और 100 रुपये का एक शेयर का वैल्यू है। इसके अलावा इनके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, वो भी 100 रुपये वाले, और ये भी 10 लाख है। इसके अलावा इनके 7% के डिवेंचर्स हैं, ठीक है, इसका भी वैल्यू मान लो 10 लाख रुपए। इसके बाद इसके ट्रेड पेएबल भी है, इसका भी वैल्यू मान लो 10 लाख, ठीक है। इसके बाद इसके कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस समथिंग, और इसका वैल्यू मान लेते हैं 5। तो टोटल मिला के यू है 45 लाख रुपीज़ का टोटल लायबिलिटी, ठीक है। अभी इसके बाद यहाँ पे असेट की बात करते हैं। तो यू हैव बिल्डिंग, ठीक है, ये बिल्डिंग जो है वो है मान लो 12 लाख की बिल्डिंग है, ठीक है। यू हैव डेटर्स है 8 लाख, क्या है, तो 12 और 20 कितना हो गया? 8, 20 हो गया। और बाकी बचा हुआ तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। दिस इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसे प्यार से बोलते हैं लॉस। क्या बोलते हैं इसको? लॉस। तो 25 लाख का ये लॉस, टोटल मिला के यू है 45 लाख रुपीज का ये है। तो ये है अपनी कंपनी, नाम है जमुरा लिमिटेड, और ये है उसकी बैलेंस शीट, ठीक है। और मैं इस कंपनी का मैनेजर है। कौन है मैं इस कंपनी का? मैनेजर। आई एम द मैनेजर ऑफ दैट कंपनी। क्या नाम है उसका? जमुरा लिमिटेड। जरा सर क्या है उसके? मैनेजर। क्या ये तुमको समझ? अब मुझे सोच के बताओ, अगर ये बैलेंस शीट लेके मैं कहीं पे लोन लेने जाता है, ये लोन दे दो, क्या लगता है सामने वाला आपको लोन? लॉजिकली सोच, बैलेंस शीट लेके आए तो आईसीआईसी बैंक जाता हूँ, क्या मुझे आईसीआईसी का लॉस मेकिंग तो पता है कि आप डूबने वाले हो, तो हम क्यों अपना पैसा डुबाएं? मैं लोगों की वजह, भाई मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो। शार्क टैंक में गया, मैंने बोला हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, हमारी कंपनी ने लॉस किया है 25 लाख रुपए का। क्या लगता है शार्क टैंक वाला क्या बोलेगा? निकल, अभी का अभी निकल, ऐसा बोलेगा कि नहीं बोलेगा? टाटा बाय बाय। तो इसका मतलब क्या मुझे इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है? नहीं। क्या मुझे लोन मिलने वाला है? नहीं। अब मेरी कंपनी कैसे करा पाएगा? अगर ये कंटिन्यू हालत रही, सेम चीज़ रही, अगर मानो आने वाले 1-2 साल में, क्या लगता है क्या आपको कंपनी बंद करनी पड़ेगी? ये मेरी प्रॉब्लम है, समस्या है। क्या बोला यहाँ तक समझ में आया तुमको? दिस इज माई प्रॉब्लम कि मेरी कंपनी लॉस मेकिंग है, तो मुझे कोई लोन नहीं देता, मेरी कंपनी में कोई इन्वेस्ट भी नहीं करता, बोलता निकलो इधर से, दांत मार कर निकाल देता है। पहले जैसे कंपनी का बैलेंस शीट देता है, बोला निकल इधर से, पानी भी नहीं पिलाता। अब ये मेरी हालत। अब मुझे सोच के बताइए आप लोग, भाई कैसे? बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, और बाकी है मेरे लोग है, कैसे सर्वाइव कर पाए? मुझे कंपनी बंद करनी पड़ेगी एट द एंड में। जब कंपनी बंद होगी तो क्या हालत खराब हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि अपनी कंपनी चले, कंपनी
कंपनी को चलाने का। मैं बहुत बड़ा टेंशन में आ गया था, एक बार तो सुसाइड कर लूँ, ध्यान दो। अब मुझे बताओ मैं क्या करूँ, मैं बहुत टेंशन में आ गया। क्या किया मैं, बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग चलाया मैंने अपनी। अब कुछ ठीक है, अभी मान लो ये जो करना है ना, वो वैसे तो ठीक है, बट कुछ लोग मेरे खिलाफ भी हो, तो मुझे डर है कल उठ के सालों ने मेरे ऊपर केस कर लिया तो मैं दिक्कत में आ जाएगा। मैंने कहा पहले मैं ही कोर्ट में चला जाता हूँ, कोई मेरे ऊपर केस भी कर पाएगा। मैं चला गया कोर्ट में, वहाँ पे चला गया, क्या करेगा, कोर्ट में जाता है। अब कोर्ट में मान लो अपने जज साहब है, क्या है अपने जज साहब, तो अपने में से मैं किसी को जज बना देता हूँ, ठीक है। हाँ, कौन आएगा जज बनने, आजा आजा आजा, अरे आजा तो चलो आइए जज साहब, पहले तो आप बैठिए, अरे जज साहब बैठिए आप, चलो। हाँ, थोड़ा सा इधर घूम जाइए, वो आपको सब देख लेंगे। हाँ, तो ये हमारे जज साहब है एंड आई एम द मैनेजर ऑफ दैट कंपनी। तो मैं जाऊंगा कोर्ट में, जाऊंगा अपील करने। मैं गया कोर्ट, नमस्कार जज साहब, भाई बाप नमस्कार, अरे नमस्कार ठीक है, नमस्कार नमस्कार। ये बोले क्या है, तू जज के सर है ना, तू जज बनना है, समझ रहा है, जज जज मतलब जज। हाँ, तो नमस्कार सर, सर बोल रहा है, जा भाई जज चेंज करो यार, डेंजर वाला जज चाहिए, तू जा वापस जा, मुझे डेंजर वाला चाहिए, सीधा जा, स्ट्रॉन्ग जज चाहिए। नमस्कार सर दिस इज कॉल्ड जज, एक्चुअल जज, ठीक है। सर ऐसा है ना, ये मेरी कंपनी है जम्मू, आप देख, बहुत बड़ा लॉ, चला, बड़े बड़े प्यारे जज थे, जल्दी से मान गए। और आप सुन लीजिए परमिशन में किस चीज, मैं कुछ करूँगा और वो लोग आपके पास में आएंगे, क्या हुआ है आपको, उसकी सुननी चलेगा आपको। सर आपके पास लोग लोग आके रोएंगे कि हमारे साथ ऐसा हो गया, बट आप निकाल देना, निकलो इधर से, ऐसा नहीं चलेगा। जज सामने क्या कर लिया हमको, मना, क्या बोला कि ऐसा चलेगा नहीं, मेरे पास लोग आएंगे तो मैं तो सुनवाई तो करेगा ही ना। तो जज सामने मुझे, तो जज साहब सुनिए, अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ, वो तो मैं गरीब इंसान, कि मैं ऐसा क्यों कर रहा है वो तो आप समझिए। अपनी कंपनी में, ठीक है, वो हमारी अब उनके घर पे बहुत सारी बीवी ओके, बीवीज एंड बच्चे, ठीक है तो उनके घर पे बीवी बच्चे हैं, ओके। तो अभी अब बंद हो जाए, कल उठ के वो देख रहे हो, वो अपना मेहुल, देख लो उसकी हालत बेचारा, ठीक है। कल उठ के उसके घर पे बीवी बच्चे हैं, तो बीवी को भूख लगेगी, बच्चे को भूख लगेगा, तो क्या करेगा, खाना कहाँ से लाएगा, तो जाएगा बाहर पे, जाएगा चोरी चकारी करेगा, और फिर इसको याद आएगा कि मैनेजर तो गया था जज के पास में, और जज ने मना किया था, इसके लिए मेरी बीवी आज भूखे मर रही है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, और पता नहीं जज को कभी को, आजकल मैंने सुनने में आया जज को चाकू भी मार देते लोग। तो सर समझिए, इंसान भूख में कुछ भी कर सकता है, आपके लिए भी अच्छा फायदेमंद नहीं रहेगा, और हमारे तो, हम तो है ही, मुझे क्या बेचारे, उनकी उनकी तरफ देखिए, गरीबों की तरफ, तो अपनी कंपनी चलानी ताकि उनको बेचारों को बेरोजगार ना हो जाए, कंपनी ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आप मान रखिए सर। चलो जज साहब से क्या मिल गया अपने को, परमिशन, बट मुझे वो परमिशन रिटर्न में चाहिए, क्या चाहिए अपने को, परमिशन रिटर्न में, तो मैं रिटर्न में लूंगा, पेन भी दो सर, क्या है ना, तो लोगों को दिखाना, ये लिख दिया, सब इस पे साइन कर लीजिए, ये लीजिए, वी हैव द परमिशन, ठीक है। जज साहब ने लिख के दे दिया कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने, तो जज साहब को बोलते हैं एनसीएलटी, क्या बोलेंगे अपन, एनसीएलटी, ठीक है, जो कंपनी का ट्राइब्यूनल होता है उसे एनसीएलटी बोलते हैं। तो मैं ऑब्वियसली वाले जज के पास थोड़ी जाएगा, इनके पास जाएगा, तो मैंने इनके पास से साइन करके ले लिया। अभी अपने पास क्या आ चुकी है, परमिशन आ चुकी है, क्या आ चुकी है अपने पास में, ठीक है, कि अब आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको करना है कर सकते हो, ओके। अभी अपन जोश में आ गए, अब जज साहब आप जा सकते हो, आपका काम खत्म हो गया।
आगे आगे आ जा तू। ट्रेड क्यों हुए थोड़ा। हाँ हाँ। तो अभी अभी मुझे क्या चाहिए, और मुझे रोल में लोग चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए मेरे इक्विटी शेयर होल्डर। क्या चाहिए मुझे, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर कौन बनेगा, वो लोग तो हमारे मजदूर लोग बने थे, ठीक है, लड़के लोग। तो इक्विटी शेयर होल्डर ये तुम बन जाओ, मनीषा और ये, ठीक है। तुम ये तुम्हारा गैंग क्या बन गया, इक्विटी शेयर होल्डर। तुम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर बन जाओ, रितिका वाले, ठीक है। और तुम लोग अपने ट्रेड पेबल बन जाओ, और तुम लोग डिबेंचर होल्डर बन जाओ। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और तो अपना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो इतने सारे सब लोग अपने रोल में रहना, ठीक है। तो वो कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तुम लोग कौन हो, डिबेंचर ट्रेड पेबल, तुम लोग डिबेंचर होल्डर हो, ठीक है। तो एकदम रोल में रहने का है। तो 10 लाख तुम जो पैसा मांग रहे हो, देख लो कि इतना इतना पैसा तुम मांग रहे हो, तू 5 लाख मांग रहा है, ठीक है। और मैं इस कंपनी का मैनेजर है। तो अभी मैं मीटिंग बुलाएगा, क्या बुलाएगा, मीटिंग, ठीक है। मैं अभी क्या बुलाएगा, मीटिंग बुलाने वाला है। क्या बुलाने वाला है, मैं मीटिंग। मैं तुम सबको नोटिस भेजूंगा कि कंपनी की मीटिंग होने वाली है, उसमें आपको आना है। हमारे दिल में खुशी होगी, कंपनी की मीटिंग हो रही है मतलब पैसा मिलने वाला है। लोग बहुत क्या होने वाले हो, खुश। आज क्या मिलेगा अपने को, पैसा। समझ में आया कि नहीं आया, तो तुम सब लोग खुश हो गए आज अपने को पैसा 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 मिलेगा। अभी क्या है वो समझिए। अभी मैंने मीटिंग बुलाई तो तुम सब लोग आ गए, तो मैं सबके साथ एक साथ में मीटिंग लोगों को हैंडल करना, तोबा तोबा तोबा, बहुत बड़ी बात है। तो अपने को इसमें इतना लोगों को हैंडल करना ही नहीं है, मतलब मैं एक एक से मीटिंग करें, ठीक है। तो अभी के लिए ये अपना मीटिंग हॉल मान लो। मैं आप सबको तो बाहर निकाल दूंगा, सिर्फ मैं अभी इनसे बात कर रहा हूँ। कौन थे तुम लोग, डिबेंचर, कौन थे ये लोग, अभी मैं सिर्फ इन, तो आपको अपने रोल में रहना है, ठीक है। यू आर द डिबेंचर होल्डर, आप कंपनी का पैसा मांग रहे हो, मैं उस कंपनी का मैनेजर है। मैडम आइए आइए, ठीक है। अरे वो छोटू चाय लेके आ, समोसे लेके आ मैडम के लिए। तो चाय समोसा लेने का आया है, हाँ, ठीक है। तो मैडम लीजिए लीजिए चाय समोसा तो लीजिए। तो मैडम मैडम ऐसा है ना, आप हमारे मांग 7 रुपये मांग रहे हो, आता हूँ कि कम कंपनी का, ठीक है। चाहता हूँ कि आप आपकी जगह पे 1 लाख रुपये मना कर दिया। इन लोगों ने क्या कर लिया, दिल दुखा। मैडम देखिए सुन, बिल्डिंग लग रहा है, बिल्डिंग का बिल्डिंग होगी, आप हाथ दीजिए वो बिल्डिंग गिर जाएगी, ठीक है। चाहे तो उस पास वाले जाइए, इसको दिखा, उनका दिखा क्या, वो अपना मशीन वाला रूम, बिल्डिंग ऐसा हाथ देंगे तो ऐसा खड्डा अंदर आ जाएगा। तो बिल्डिंग कुछ काम की नहीं है, वो मुश्किल से 8-10 हज़ार रुपये उस सरिये का आएगा अंदर। डेटर्स को मैं फोन करता हूँ तो मैडम बोलते हैं कि तू कौन, मैं बोलता भैया पैसा दे देते, बोलते तू कौन। तो अभी डेटर्स तो हमको सुना बात ही नहीं करते, तो कोई वाला ही नहीं है। मैंने ट्राई किया, रोज गाली सुन के आता हूँ, लेके आता हूँ, बट मिलता ही नहीं है पैसा। अच्छे हालत है, 10-20 हज़ार, वो भी मुझे सब लोगों में बांटने पड़े। तो अच्छा कि आप अगर आप कम करते हो, कंपनी सर्वाइव होगी, तो आपको मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा, ठीक है। और एक काम करता हूँ, आप हमारे खास है, इसके लिए मैं आपको है ना रेट बढ़ा देता हूँ। आपको जो इंटरेस्ट का रेट है, कितना परसेंट है इंटरेस्ट का रेट, अभी फ्यूचर में हम आपको है ना 7% नहीं, हम आपको दे देंगे 10% का इंटरेस्ट, कितना दे देंगे। तो अभी ये 7% ना होके मैं आपको नया फ्यूचर में 10% का डिबेंचर 1 लाख रुपए लीजिए, वरना कंपनी बंद हो रही है। मेरा क्या है, मैं तो फकीर आदमी है, झोला उठाएगा और चल लेगा, मेरा कुछ भी नहीं है। मुझे कोई, मैं तो आपके लिए बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कंपनी सर्वाइव हो, लगी भूखे वो लोग मरे नहीं बेचारे। तो मैं चाहता हूँ कंपनी सर्वाइव, 1 लाख रुपए में बिल डन कीजिए। बाकी तो आपकी इच्छा है, आप कोर्ट में जा सकते हो, मैं कोर्ट से परमिशन लेके आया है, ठीक है। डन, मैडम चाय समोसा खाइए, पैसे मैं देगा। तो ये मैडम का डील डन हो गया, डिबेंचर 1 लाख रुपया। क्या ये तुमको समझ में आया, हाँ। अभी मैडम गए बाहर, अभी मैं किसको बुलाएगा, ट्रेड पेबल। आइए आइए, तो चाय समोसा मैडम के लिए तो मना किया था, आप चाय समोसा लोगे कि नहीं लोगे, चाय समोसा तो लोगे ना मैडम, आप आए तो आपको तो बात नहीं की हमने, चाय समोसा लोगे कि नहीं लोगे आप।
तो गेस्ट मंगवा दीजिए, मंगवा मंगवा लिया मान लो, और आप लोगे और आप समोसा खाने शुरू कर लोगे, और जैसे आप समोसा खाओगे, मैं आपको एक चीज़ बोली थी, वो समोसा लेके आ गया तो जैसे ही आप समोसा खाओगे, मैं आपसे पता है क्या बोलने वाला है, हालत इतनी खराब है ना, जो समोसा आप खा रहे हो ना, इसका पैसा भी आपको देना पड़ेगा, अभी तुम समोसा रख दोगे नहीं खाना फिर तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, क्यों बुलाया हमको, क्यों बुलाया, तुम थोड़ी पता मीटिंग क्या हुई है, तुम मीटिंग अलग रूम में थी, बोलोगे सर क्यों बुलाया हमको। मैं आपसे भी वही रिक्वेस्ट करता हूँ, मैडम 10 लाख रुपए आप मांग रहे हो, आप है ना मैडम, कम कर दीजिए, आप मना मानोगे, वो तो अभी अभी तुमको पता नहीं है ना, अभी तो मैं स्टोरी सुनाऊंगा, पहले तो तुम मना करोगे, पहले तुम क्या बोलोगे, नहीं हम क्यों माफ करेंगे, मैं तुमको सुनाऊंगा कि बिल्डिंग कुछ काम की नहीं है, ठीक है, लेटेस्ट तो फ़ोन भी उठा था नहीं है, और थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा वो तो डिबाइंड से होटल लेके चले आएगा, आपको क्या मिलेगा, बाबा जी का टुल्लू। तो अभी आपकी इच्छा है, आपको क्या करना है, क्या आपको 10 लाख रुपए चाहिए या 80,000 रुपये चाहिए, मामला डन, मैडम का चाय समोसा अपनी तरफ से, मैडम खाइए आप, ठीक है, तो ये अपने हो गए 80,000 रुपये, ठीक हो गए, चाहिए तुमको सब आया, ठीक है, उसके बाद अपने आते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कौन आते हैं, अरे ओ सरकार, हाँ, कितना पैसा मांग रहे हो, 5 लाख रुपया, काम करो 50 पे आ जाओ तो क्या दो सर, हालत देखो, कंपनी बंद होने वाली है, पैसा डिबेंचर होल्डर ट्रेड पेबल की जगह, आपको तो क्या मिलेगा, कुछ मिलने वाला नहीं है, 50 मिल रहा है वो भी ले लो ना चुपचाप, ठीक है कोई बात नहीं, आपकी बार्गेनिंग पावर अच्छी है, 55 ले लो बस, ठीक है डन डन, मेरे सर को चाय समोसा खिला दो, ये हो गया 55, क्या ये तुमको समझ में आया, ठीक है, अभी मेरे बचते हैं इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस, तो मेरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर आप और इक्विटी शेयर होल्डर, आप तो हो ओनर, आपको तो मैं मीटिंग में भी नहीं बुलाएगा और चाय भी नहीं पिलाएगा, तुमको तो मिल रहा है अपने आप में, वही बड़ी बात है, तो खुश हो, अरे अपना शेयर का वैल्यू जीरो नहीं हुआ, कुछ तो चल रहा है, ठीक है, तो आपका वैल्यू भी हम कम कर लेते हैं, आपका वैल्यू हम यहाँ पे कम करके मान लेते हैं, कर लेते हैं 1 लाख रुपए, 100 रुपये का शेयर का 10 रुपया वैल्यू, कितना हो गया, 100 रुपये शेयर का 10 रुपया वैल्यू, तो हम तुम्हारे 100 रुपये शेयर का 10 रुपया वैल्यू कर, तुम्हारा भी सेम 100 रुपये शेयर का 10 वैल्यू, तुम्हारा भी हमने कर लिया 1 लाख, कितना कर लिया अपन ने, क्या ये तुमको समझ में आया, इस तरह से मेरी कंपनी नई बन चुकी है। अब देखो, क्या मुझे इस रिकंस्ट्रक्शन में फायदा हुआ कि नहीं हुआ, पहले मुझे क्या फायदा हुआ कि 10 लाख रुपए मांग रहा था, अब वो 1 लाख मांगेगा, तो कितना फायदा हो गया इसमें, 9 लाख का, फिर ये जो 10 लाख मांग रहा था, अब 10 रुपये 1 लाख मांगेगा, कितना हो गया इसका भी 9 लाख, फिर ये जो 10 लाख मांग रहा था उसमें भी 1 लाख मांग रहा था, 9 लाख, 9, 18, 27 तक का फायदा हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद इधर और फायदा हो गया 9,20,000 का, कि 10 लाख की जगह 80,000 हो गया, हमें कितना फायदा हो गया, 9,20,000 का, कितना हो गया टोटल मिला के 36,20,000 ना, उसके बाद लास्ट में ये 5 का 55 हो गया, इससे भी अच्छा खासा फायदा हो गया 4,45,000 समथिंग, क्या तुमको समझ में आया कि नहीं आया, टोटल इतना फायदा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, अब इस फायदे को मैं क्या करेगा, इस फायदे को यूज करेगा सही पोजीशन, तो देखो जो मेरा बिल्डिंग था ना, तो मैं जब भी लोन लेने जाता था बोला तुम्हारा बिल्डिंग तो गिर रहा है, मैंने बोला ठीक है, इसकी एक्चुअली में मार्केट प्राइस जो थी, मान लो 1 लाख रुपए कितनी मार्केट प्राइस थी, मैंने बोला अब इसको 12 लाख पे दिखाने का मतलब भी नहीं है, लोग बोलते हैं इसकी इतनी घटिया बिल्डिंग है, ऐसी है, गलत दिखा दे, हमने बोला अब हम आज से इसको रियल वैल्यू पे दिखाएंगे, कितने पे दिखाने वाला हूँ बताओ, 1 लाख में, कितने पे दिखाने वाला हूँ, लेटेस्ट मेरे को बनाने के लिए बनाया, कुछ डेटा फ़ोन नहीं उठाते, कुछ उठाते थे, ठीक है, तो मेरे जो 8 लाख के डेटेस थे उसमें से सिर्फ 1 लाख के डेटेस फ़ोन नहीं, तो रियल में मेरा 7 लाख का डेटेस तो, ठीक है, और जो बचा हुआ फायदा उसे मैं सब्सक्राइब कर सकता हूँ, जरा मुझे बताइए कितना प्रॉफिट हुआ था पहले यहाँ, 9 इधर 18, 27, 1,40 नहीं 4,40, ,20,000 प्लस 1,40, हाँ
केवल यहाँ तक ही था 1000। तो यहाँ पे 4,45 और ऐड कर लो उसमें। हाँ, तो मेरा जो टोटल प्रॉफिट हुआ था 40,55,000 का प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को मैंने कहाँ पे यूज किया, मैंने बिल्डिंग को रियल वैल्यू पे लेके आ गया, तो 12 में से 1 लाख का बिल्डिंग रह गया, कितना लॉस हो गया 11 लाख। तो इस प्रॉफिट में से आराम से आप 11 लाख का एडजस्टमेंट कर लिया आपने, तो ये 11 लाख यहाँ से एडजस्ट के बाद 1 लाख का डेटस भी कम कर लिया आपने, तो 1 लाख का डेटस भी माइनस कर, और 25 लाख का लॉस आपने हटा दिया। मान बताओ कितना बच गया, 3,60,000। इतना बताओ मुझे, 3,65,000 का अभी भी प्रॉफिट बच रहा है कि नहीं बच रहा। अब समझिए, जो भी आपके प्रॉफिट होता है वो 2 टाइप के होते हैं। द फर्स्ट प्रॉफिट इज योर रेवेन्यू प्रॉफिट एंड सेकंड इज योर कैपिटल प्रॉफिट। हमेशा कंपनी में जो भी प्रॉफिट होता है कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड रेवेन्यू प्रॉफिट। मेरे कौन सा होता है फर्स्ट वन, दूसरा कौन सा होता है कैपिटल। रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब वो होता है जो आप डे टू डे बिजनेस से कमा रहे हो, जैसे सेल किया है तो आपका जो पीएनएल अकाउंट में जो प्रॉफिट होता है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू प्रॉफिट, तो पीएनएल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। बट एक होता है कैपिटल प्रॉफिट, जिस चीज़ का आप बिजनेस ही कर रहे हो उससे जो प्रॉफिट आ रहा है क्या बोलेंगे, कैपिटल। आपने इसमें पढ़ा था शेयर फ्लोट फीचर, याद है। और शेयर फ्लोट फीचर का प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर किया था, क्योंकि वो प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं था, कौन सा प्रॉफिट था, कैपिटल। इस तरह से मुझे बताओ, क्या रिकंस्ट्रक्शन करना मेरा बिजनेस है, क्या मैं रोज करता है, ये मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट होगा कि कैपिटल प्रॉफिट होगा। और जो कैपिटल प्रॉफिट होगा वो पीएल में डालूंगी, कैपिटल रिजर्व में डालूंगे। ये जो फायदा हुआ 3,65,000 का, क्या फायदा हुआ, कैपिटल। अब देखो मैं नई बैलेंस शीट बना रहा है, ठीक है। तमुरा लिमिटेड 2.0, ठीक है, आई थी ना की मूवी ना, वैसे इसका भी जन्म। अब देखो, अब इस कंपनी में इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए वाला ही है और 1 लाख ही है। जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो भी 10 रुपए वाले, वो भी कितने हैं, लाख के। बट अभी इसके पास एक नया रिजर्व आ गया, क्या नाम है इसका, आया था 3,05,000 ट्रेड डिवेंचर। डिवेंचर जो है, जो इसके 10% वाले डिवेंचर हो गए, आपके 10 ट्रेड पेबल जो थे इसके वो अब 80,000 के, और लास्ट में था आउटस्टैंडिंग होता है, करो टोटल 8 लाख। अब देखो बिल्डिंग, अब मार्केट प्राइस पे कितना मार्केट प्राइस है इसका, 1 लाख, और लॉस तो हट गया, और डेटेस जो है तुम्हारे वही बचे, कॉल उठा रहे थे 7 लाख, यू हैव 8 लाख का। अब मुझे सोचे बताओ, अगर ये बैलेंस शीट चाहे छोटी है, पर अगर ये बैलेंस शीट लेके मैं कहीं पे लोन लेने जाता है, ठीक है, क्या शेयर होल्डर इन्वेस्ट करने जाता है, शार्क टैंक में जाता है, क्या मुझे अंदर बुलाया जाएगा नहीं बुलाया, और ये शायद मुझे थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी कर ले या मुझे लोन भी दे दे, क्या ये तुमको समझ में आया। अब मेरी कंपनी सर्वाइव हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। अब ये बताओ, इसमें जो लोगों को बुलाया है क्या वो कंपनी के लोग ही थे कि कोई नई कंपनी बनाई है, वही लोग थे, सेम कंपनी है, इसलिए इसे बोलते हैं इंटरनल रिकर्स। क्या बोलते हैं इसको, क्या से बोलते हैं, नल। क्या ये तुमको है, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे तो आपने काटाकाटी कर ली, बढ़िया। क्या रियल लाइफ में ऐसे काटाकाटी कर सकते हैं, तो रियल लाइफ में अगर आपको बैलेंस शीट चेंज करनी है, जनरल एंट्री, याद रखो, अगर आपको बैलेंस शीट चेंज करनी तो एक ही जरिया है, जनरल एंट्री। बिजनेस में आने का एक ही वे जनरल एंट्री, और जाने का भी एक ही वे, कौन सा है, जनरल एंट्री। चलो कोई भी वे, तो आपको इसकी जनरल एंट्री पास करना। बैलेंस शीट आने वाली थी काटने से, ऐसी बैलेंस शीट कैसे बनाए, क्या जनरल एंट्री आप पास करोगे जाएगी, तो अपने को चैप्टर सब जनरल एंट्री है, बैलेंस शीट है, बाद में पढ़ेंगे जब फॉर्मेट बता दो। अभी सिर्फ जनरल एंट्री। पहले ये बताइए यहाँ तक तुमको समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट है यहाँ तक आप बोल सकते हैं। क्या किया है, एक अपनी कंपनी होती है लॉस मेकिंग, ध्यान रखना,
आप ऐसे रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, पागल थोड़ी गवर्नमेंट जो अलाउ कर देगी, आपको तभी अलाउ करेगी जब वो कंपनी क्या होगी। तो इस कंपनी चैप्टर का खासियत है कि यहाँ पे हमेशा कंपनी के पास लॉस में होगा, लॉस होगा, लॉस मेकिंग, और वो लॉस को हटाना पड़ेगा। इसका नाम है इंटरनल, कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, फिर से बना रहे हैं, बट इंटरनली, इंटरनली मतलब अपने जो भी लोग हैं जिनको अपन जानते हैं उनसे बोल के, कॉम्प्रोमाइज करके, रीअरेंजमेंट करके, बोलते कॉम्प्रोमाइज, बोलते इसको, तो में भी तुम पढ़ो, क्या ये तुमको समझ में आया? बट वेट, एक कॉम्प्रोमाइज एक जगह पे और होता है, वो लिक्विडिटी बंद होती है। तो क्या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बंद होती है? बंद हो रही, कंपनी रनिंग है, आगे भी चलेगी और अपन भी, क्या ये तुमको समझ में आया? काम कीजिए, एग्जाम्पल लिखना है, पहले ये कॉपी किया ऊपर वाला, कॉपी कर लो, उसके बाद ये वाला बैलेंस। है ना सबको, ये दिख रहा है?
डन, कॉपी हुआ। हम बाहर जाके बात जाने जा, 1 घंटा बात करना, किसने मना किया? जाने दे इसको, बाहर जा। अरे जाने दे, अंदर रख। पेमेंट हो रहा है क्या? तो सारा बजट तेरे घर पे ही है, ऐसा लग रहा है, पैसा तेरे अकाउंट में ही है। हाँ, अच्छे बाद इसको किडनैप कर रही, ओटीपी ले लेते अपन भी, सारा पैसा इधर। चलो डन। तो अभी अपने को क्या सीखना है? इसकी जर्नल एंट्री पास करना है। क्या पास करना है अपने को? इसकी जर्नल एंट्री। ठीक है, जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे वो अपन समझ। अब देखिए, मुझे एक बात बताइए, अभी ये इसमें फायदा है नुकसान एक बार ही हो रहा है कि बार बार हो रहा है? मतलब ये जो अपन कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्या एक ही बार करके बार बार कर रहे हैं? बार बार कर रहे हैं ना, इधर भी किया, इधर भी किया, इधर भी किया, इधर भी किया, ऐसे एक बार किया कि बार बार किया? बार बार। समझ में आया तुमको? तो डायरेक्ट आपको हर प्रॉफिट को कैपिटलिज्म में ट्रांसफर नहीं करना है अभी के लिए, क्योंकि कैपिटलिज्म में ट्रांसफर ईयर एंड में करना है, सबसे लास्ट में करना है। तो आप हर एंट्री को कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, अभी के लिए एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन कर रहे हैं जिसका नाम है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। क्या नाम है उसका? अभी के लिए अपन एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन कर रहे हैं, क्या नाम है इसका? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। समझ में आया? तो जो भी तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है या जो भी तुम्हारा लॉस हो रहा है, तो सारे प्रॉफिट या लॉस को फिलहाल के लिए कहां पे ट्रांसफर करोगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। ठीक है, इसका निकनेम है, समझते हो? प्यार से तुमको बोलते हैं क्या? दीपेश को प्यार से दीपू। क्या बोलते हैं? दीपू। समझ में आया कि नहीं आया? सिद्धार्थ को सिद्धू या सिड। तो ऐसे इनके कुछ निकनेम है। क्या निकनेम है वो समझ लो। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? और इसको बोलते हैं रीऑर्गेनाइजेशन अकाउंट। क्या बोलते हैं इसको? तो एग्जाम में अगर निकनेम आ गया तो डरना नहीं, ये कहां से आ गया, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं था। क्या मैं बोल दिया रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाओ, और तुम टेंशन में आ गए सर ये नहीं क्या था, या रीऑर्गेनाइजेशन अकाउंट बनाओ, तुम टेंशन में आ गए सर ये तो कभी बताया नहीं आपने। ऐसा होना नहीं चाहिए। इनके प्यार से क्या है? निकनेम। क्या नाम है इनका? प्यार से निकनेम है। समझ में आया ये वाला? तो वो ध्यान में रखना। तो इसका मतलब जो भी गेन या लॉस हुआ अभी के लिए अपन उसको रिकंस्ट्रक्शन डाल देंगे। अब बिफोर इसकी एंट्री पास तुमको एक नॉर्मल रूल पता होना चाहिए जनरल एंट्री का। तो जनरल एंट्री पास करने के 2 रूल होते हैं। पहला होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, मुझसे पढ़ा है उनको पता होगा ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है। पर्सनल, रियल, नॉमिनल, जो तुमने भी पढ़ा है, डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट, ये सब अपन करते हैं। अब मैं बता रहा हूँ अकाउंटिंग करने का एक मॉडर्न अप्रोच है, वो दिखा रहा हूँ। इसे बोलते हैं 5 स्टार रूल। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, इतना मेरा स्टार है पर ठीक है। ठीक है, अब ये क्या बोलता है कि जो भी आपके बैलेंस शीट है या जो भी आपके फाइनेंशियल है, वो सब मिला के 5 चीजों से मिलके बनता है। टोटल मिला के 5। हालांकि वो 5 भी नहीं, 4 ही है, बट फिर भी समझ लेते हैं। देखो, कोई भी बिजनेस में या तो तुम्हारा असेट होगा, क्या होगा वो? दूसरा क्या हो सकता है? वो लायबिलिटी। या तो वो एक्सपेंस हो सकता है, तो दूसरा क्या हो सकता है? वो इनकम। अब लायबिलिटी में ओनर की लायबिलिटी को अलग से दे दो, इज्जत दे दो, तो उससे प्यार से बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको प्यार से? ये होता है टोटल मिला के आपके 5 चीजें होती है। आपके इनकम और एक्सपेंस सारे पी&एल में आते हैं, और असेट और लायबिलिटी सारी कहाँ पे आती है? बैलेंस शीट में। और बैलेंस में 2 पार्ट होते हैं, एक इंटरनल लायबिलिटी, एक आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड नॉर्मल लायबिलिटी और इंटरनल कैपिटल का लायबिलिटी। तो ये क्या बोलता है, एक काम करो, पहले इनको ग्रुपिज्म में करो। नेपोटिज्म होता है, वैसे क्या होता है? ग्रुपिज्म। अच्छे अच्छे लोगों को साथ में ले लो, असेट और एक्सपेंस इन दोनों को साथ में ले लिया। इसी तरह से एल, आई और सी, यानी लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, इनको साथ में ले लो। ए इज योर वॉवेल के 2 स्टार्टिंग लेटर, पता ना वॉवेल्स 2 स्टार्टिंग लेटर कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, वी। तो ए, ई जो है वो वॉवेल्स के स्टार्टिंग होते हैं, और एल, आई, सी तो बचपन से सुनते आए हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो आई थिंक ग्रुपिज्म में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब ये क्या बोलता है कि जो तुम्हारी असेट और एक्सपेंस होते हैं ना, इनके हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं। कौन से बैलेंस होते हैं? और लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। अब अगर किसी भी ट्रांजेक्शन की वजह से या किसी भी एंट्री की वजह से अगर ये बढ़ते हैं, उन्हें वही करो जी ऑलरेडी है। मुझे तो असेट और एक्सपेंस क्या डेबिट है, अगर ये बिजनेस में बढ़ रहे आ रहे तो आपको इनको डेबिट ही करने का है। पर अगर बिजनेस में कम हो रहे तो आप इनको क्या करोगे बताओ? क्रेडिट। क्या करेंगे अपन इनको? क्या ये तुमको समझ में आया? इसी तरह से अगर तुम्हारी LIC यानी लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट है तो उनको क्रेडिट ही करना बढ़ने पे। पर अगर ये कम होती है तो क्रेडिट का उल्टा क्या होता है? डेबिट।
डेबिट करना। क्या ये तुमको समझ में आया? इस तरह से अपने इस फॉर्मूले से आप दुनिया की कोई भी एंट्री पाओ, और ये चैप्टर में ये बहुत काम आएगा तुम्हारा। ठीक है, ये होता है बेसिक जो एंट्री पास करने का रूल होता है। कॉपी करना तो कर सकते हो, अदरवाइज ओके है तो कर लो फटाफट। डन। ठीक है, तो ये आपको सिंपल सा फंडा याद रखना है। असेट और एक्सपेंस डेबिट बैलेंस होते हैं, लायबिलिटी इनकम और कैपिटल इनका क्रेडिट बैलेंस पे वही करना जो ये है, कम होने पे उल्टा करना है और कुछ नहीं। तो अब है ना, इसके बेस पे हम ये एंट्री पास करते हैं। मतलब मैंने बताया ना कि इसमें आपको मेन एंट्री करना सीखना है। ऑटोमेटिक तो लाइफ में चेंज होगी नहीं। समझो, अगर आप रियल लाइफ में पार्टनरशिप में जाओगे या सी बनोगे, उसके बाद काम करोगे, तो एक बैलेंस शीट है, आपको उसको चेंज करना है, तो क्या ऑटोमेटिक हो जाएगी? क्या आप ऐसे काट के करोगे? आपके पास कोई ना कोई सिस्टम होगा जिसे बोलते हैं टैली या सैप सिस्टम, आपको उसमें चेंज करना पड़ेगा। उसमें जो चेंज होगा ना वो हमेशा जनरल एंट्री के थ्रू ही होगा। समझ में आया? तो आपको उसको जनरल एंट्री के थ्रू ही चेंज करना पड़ेगा। ये जो भी तुम करने वाले हो, ये सब की तुमको जनरल एंट्री आना जरूरी है। हम बस अब इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी वो समझिए। तो मैं सबसे पहले बिल्डिंग को लिखता हूँ, ठीक है? अभी अपन जनरल एंट्री करना सीख रहे हैं। मुझे बताओ, बिल्डिंग अपने लिए क्या है? असेट है कि लायबिलिटीज है? असेट है। असेट डेबिट होती है तो बिल्डिंग डेबिट हुआ। अभी बिल्डिंग बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है। ये बिल्डिंग आपकी देखिए 12 लाख, कितनी हो गई है? कितनी कम हुई? 11 लाख। 11 लाख से तुम्हारी बिल्डिंग कम हो गई। अगर बिल्डिंग डेबिट होती है, कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। फर्स्ट एंट्री देखो बिल्डिंग की अपन करते हैं, तो 2 बिल्डिंग लिखेंगे अपन। ग्यारह लाख। अब ये बताओ, ये बिल्डिंग कम होगी तो ये फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? कम होगी ना, लॉस हो गया। और लॉस को कहाँ पर लिखोगे? कैपिटल। इनको भी कहाँ पे लिखोगे? कैपिटल रिडक्शन। तो मैं डेबिट किसको करूंगा? कैपिटल रिडक्शन। तो डेबिट करेंगे अपन, किसको करने वाले हैं? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 11 लाख। ये होगी आपकी पहली एंट्री। इससे क्या हुआ? अब मैं इसका लेजर इफेक्ट दिखा। बिफोर दिस एडजस्टमेंट आपका अगर लेजर बना होगा बिल्डिंग का, किसका बना होगा? अरे मतलब रिकंस्ट्रक्शन से पहले तुम्हारे पास बिल्डिंग थी कि नहीं थी? तो वो असेट तो डेबिट बैलेंस होगा। मुझे बताओ, बिफोर रिकंस्ट्रक्शन तुम्हारी जो बिल्डिंग थी वो 12 लाख में दिख रही थी, ये वाला। तो ये जो सिनेरियो है तुम्हारा, ये बिफोर रिकंस्ट्रक्शन फिटिंग करने से पहले ये था। अब तुम्हें बिल्डिंग को कितना करना है? 12 से 1 भी लगाना है ना, तो जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो बेटा 1 लाख होना चाहिए। तो मुझे बताओ, मैं कितनी बिल्डिंग हटाएगा? 11 लाख। यहाँ पे बाय कैपिटल रिडक्शन कितना लिख दिया? 11 लाख। ऑटोमेटिक 12 में से 11 एक बचा कि नहीं बचा? बचा। तो जो मुझे एंट्री पास करनी है, आपको पता है बैलेंस से तो कभी कोई एंट्री होती नहीं है, तो जो एंट्री होगी वो क्या होगी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू। क्या ये एंट्री अपन ने पास की कि नहीं? अपन है। क्या ये आपको समझ में आया? कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो। सबको समझ में आया? पक्का? मिस्टर मैं होल समझा? सर आपको समझा? 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 उधर
बस इसी वे से अपने को आगे एंट्री पास करनी है। चलो पहला बिल्डिंग गया, अब डेटस गया। तो डेटस मुझे बताओ बढ़ा कि कम हुआ? कम हुआ, तो 2 डेटस आएगा कि नहीं आएगा? चलो कितना डेटस कम हुआ बेटा? 8 का 7 हुआ है, कम कितना हुआ है? 1 लाख। तो जो एंट्री पास होगी वो 1 लाख से होगी ना, और ये नुकसान कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस को सबसे लास्ट में लेना है, ये सबसे लास्ट में करेंगे। अब यहाँ पे असेट की बात करते हैं, लायबिलिटी की बात करते हैं। लायबिलिटी में यू हैव आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कितना था? 5 लाख का, और कितना हो गया है? 55,000। तो लायबिलिटी क्रेडिट होती है। अभी कम करना कि बढ़ाना है? कम करना। क्रेडिट को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डेबिट होगा कि नहीं होगा? डेबिट बराबर ना। टू, ये फायदा कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिडक्शन में। सब फायदा नुकसान उधर ही ट्रांसफर करना है। अब कितना फायदा हुआ वो देखिए, 5 लाख का 55 हो गया, तो इसका मतलब जो आपका फायदा है वो 4,45,000 का है कि नहीं है? चलिए काम खत्म हो गया। अभी आगे बढ़िए, उसके बाद था ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल देखिए कितना है ट्रेड पेबल तुम्हारा? 10 लाख का। कितना हो गया? 80,000। कितना कम हुआ? 9,20,000। अब ट्रेड पेबल डेबिट होता है क्रेडिट होता है? क्रेडिट। अब इसको कम करना है, क्या करना पड़ेगा? डेबिट। बराबर है, तो ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो ये फायदा कहाँ पे ट्रांसफर करोगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। ये तुम्हारा टोटल फायदा 9,20,000 का। बोलिए इन 4 एंट्री में किसी को भी दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं। सबको समझ में आया? पक्का? ए सर आगे बढ़ते हैं। तो ये तो काम हो गया अपना। अब थोड़ा सा चेंज। अब आप देखो यू हैव 7% का डिबेंचर 10 लाख का, और आपके पास 1 लाख का डिबेंचर हो। तो अब ऐसा है, आप बोलोगे सर डिबेंचर कम हो रहा है 9 लाख से, तो आप बोलोगे सर डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन एंट्री पास करो 9 लाख से। नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो क्यों? क्योंकि क्या जो, अच्छा मुझे बताओ, जो बिल्डिंग पहले थी क्या आज भी वही बिल्डिंग है कि अलग हुई है? वही है, मतलब बिल्डिंग तो वही है ना, अमाउंट चेंज हुआ है, बिल्डिंग तो वही है। डेटर्स क्या पहले थे वो के वो अभी के चेंज हुए? वही है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पहले भी वो था आज भी वही है लेजर। ट्रेड पेबल उसका भी लेजर पहले वो था आज ही वो है। पर डिबेंचर पहले 7% थे, आज कितने हो गए? बस 7% वाले है कि गायब हो गए? तो है ही नहीं। अब कितने हो गए? 10%। क्या ये तुमको समझ में आया? तो अभी आपको पुराना डिबेंचर पूरा हटाना, क्योंकि आपके बुक्स में वो चाहिए ही नहीं, और उसके बदले नया डिबेंचर लेके आना है जिसका रेट कितना है? 10%। और बचा हुआ तुम्हारा फायदा। अगर मैं इसका लेजर बनाता हूँ समझो, जैसे मैंने अभी बिल्डिंग का बनाया, ट्रेड पेबल का बनाया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, तो मेरा 7% का डिबेंचर रहेगा। ये लायबिलिटी, तो इसका लीजिए मैं बाय बैलेंस होगा 10 लाख का। अब मुझे बताओ जो मुझे ट्रांसफर करना चाहिए क्या वो सिर्फ 9 लाख करना चाहिए, पूरा 10 करना चाहिए? पूरा 10। तो 9 लाख कर लिए तो 1 लाख का डिबेंचर बचेगा कि नहीं बचेगा? 7% वाला, तो मुझे 7% चाहिए 10% चाहिए? तो पूरा ट्रांसफर अपन पूरा का पूरा कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर लेंगे, 10 लाख का 10 लाख, इसका बैलेंस खत्म हो जाएगा। बट क्या अपनी पूरी लायबिलिटी जा रही है, उसके बाद एक नई लायबिलिटी आ रही है, एक नई लायबिलिटी आ रही है ना, क्या नाम है उसका? 10% डिबेंचर्स। ऑब्वियसली ये भी कैपिटल रिडक्शन के थ्रू आएगा, तो लेकर आने के लिए बाय कैपिटल रिडक्शन लिखना पड़ेगा अपने को 1 लाख रुपए। तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक ये बैलेंस बच जाएगा लास्ट में ईयर एंड में, बाय टू बैलेंस कैरी डाउन लाख रुपया। क्या ये तुमको समझ में आया? तो अपने को इसकी लेजर एंट्री, लेजर में नहीं करने का, डायरेक्ट एंट्री पास करने की अपने को इसकी, अपन डायरेक्ट इसकी एंट्री पास करते हैं।
फिफ्थ वन की देखो इंपॉर्टेंट एंट्री है, ध्यान रखना। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत को समझ में नहीं आता है। फिर से सुनिए, 10 लाख का डिबेंचर है 7% वाला। अब उस डिबेंचर में 7% लिखा हुआ है, ठीक है। एज ए कंपनी आप क्या करोगे, उसको बोलोगे एक काम कर तू ही पेन से काट के 10% कर ले, चलेगा? क्या आप उसको बोलोगे चल पुराना 7% दे और नया 10% लेके जा? मोदी जी ने नोटबंदी की, अभी 2000 का नोट बंद हुआ, तो क्या आप खुद उस पर काट के 2000 काट के ऐसे 100 के 200 कर लोगे कि उसको देना पड़ेगा बैंक को? बैंक को दोगे फिर नया मिलेगा ना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये 7% के डिबेंचर होल्डर अपने को वापस करेंगे? हाँ। और उसके बदले अपन उसको वापस कितना देंगे? 10%। तो मतलब क्या 7% डिबेंचर अपने को चाहिए कि हटाना है? कुछ हटाना कि पूरा हटाना है? तो पूरा हटाने के लिए पूरा डेबिट करना पड़ेगा, तो पूरे 10 लाख के डिबेंचर को डेबिट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 7% डिबेंचर को पूरा डेबिट कर लेंगे। और मुझे बताओ क्या इसके बदले में कुछ दिया है वापस? 10% वाले डिबेंचर दिए अपन ने 10%, तो वो सामने क्या सामने लिख दो, टू 10% डिबेंचर नया वाला आ गया। अब बचा हुआ तुम्हारा फायदा, कितना फायदा हो गया तुम्हारा? टू कैपिटल रिडक्शन। क्या वो 10% पूरा हट गया, उसके बाद नया 1 लाख का आ गया, और बचा हुआ तुम्हारा फायदा में ट्रांसफर हो गया। तो सर इससे पहले ऐसा क्यों नहीं किया? कि इससे पहले कभी फॉर्म चेंज ही नहीं हुआ, जो पहले था वो था। जैसे बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग वही है कि चेंज हुई है? वही है। स्टेटस क्या वही है कि चेंज हुआ है? वही है। समझ में आया? ट्रेड पेबल क्या वही कि चेंज हुआ है? वही है। और डिबेंचर क्या वही कि चेंज होंगे? चेंज हो रहे हैं। फॉर्म चेंज हो गया, अब वो 7% नहीं रहे, अब वो कितने हो गए? 10%। जब ऐसा होगा तो पुराना कैंसिल करना, उसके बदले नया लेके आने का है। और जब फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट एंट्री पास कर सकते। क्या ये तुमको समझ में आया? अभी आगे देखिए, अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर की, और फिर लास्ट में इक्विटी शेयर जो प्रेफरेंस शेयर जो है, मुझे सोच के बताओ क्या वही इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर के चेंज हो गए? कैसे चेंज हुए बताओ? फेस वैल्यू चेंज है। हम कभी भी डिबेंचर होल्डर क्या क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं दिखते, हम हमेशा कैपिटल देखते हैं। देखो एज ए कंपनी जमुना लिमिटेड में कंपनी हो, तो मेरे लिए ये इक्विटी शेयर, तो फिर इसने इसको ट्रांसफर किया तो ये मेरा इक्विटी शेयर होल्डर, फिर इसने इसको ट्रांसफर किया तो ये इसका। तो क्या मैं अपनी कंपनी तुम सबका नाम लिखता है क्या उस शेयर कैपिटल का, उस सर्टिफिकेट का लिखता है? सर्टिफिकेट का शेयर कैपिटल वाला। समझ में आया कि नहीं आया? तो मुझे बताओ कि ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है इसके ऊपर सर्टिफिकेट हुआ ऐसा, उसके ऊपर 100 रुपये लिखा होगा, क्या अभी वो 100 ही रहेगा कि उसको 10 करना पड़ेगा? तो क्या वो 10 खुद से कर सकते हो, तुम काट के 10 कर सकते हो, मुझे वापस करना पड़ेगा, फिर मैं नया इशू करेगा? आप लोग मुझे वो वापस करोगे और उसके बदले में तुमको नया 10 वाला देगा। तो जो मेरी बुक्स में जो 100 वाला है, क्या वो दिखना चाहिए? अभी नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, तो पूरा उसको हटा देंगे, पूरा डेबिट कर लेंगे, और उसके बदले में कौन सा दूंगा? 10 रुपये वाला। 10 रुपये वाला मैं तुमको दे दूंगा, और बचा हुआ मेरा फायदा होगा। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे देखिए कैसे एंट्री पास होगी। 6 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ये बताओ ये प्रेफरेंस शेयर कितने वाला है? 100 रुपये वाला, और पूरा का पूरा 10 लाख हटा दो। टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब बताओ ये नया कितने वाला है? 10 वाला, 1 लाख का, और बचा हुआ तुम्हारा फायदा हो गया, और वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा? कैपिटल रिडक्शन। बोलिए किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। तो समझ में आया? 771 इक्विटी शेयर की बात करिए, सेम का सेम सीन इक्विटी शेयर में भी तो हुआ है ना, सेम हुआ है। तो उसका भी 100 वाला ले लेंगे और बदले में 10 वाला दे देंगे, तो पहले 100 वाला हटाओ। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 वाला 10 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने वाला देंगे अपन उसको? 10 वाला, 1 लाख का।
और 2 तुम्हारा फायदा, और फायदा कहाँ पे जाएगा, कैपिटल रिडक्शन। ₹90 का मतलब 9 लाख। इस तरह से इतनी एंट्री करोगे तुम्हारा काम हो। अब लास्ट में वो काम जो तुम करने आए थे, तुम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हो, बिकॉज लॉस को हटाने का है, तो लॉस को हटाएंगे अपन याद से, तो 8 में अपने को लॉस को हटाने का है। अब लॉस का मुझे बताओ कौन सा बैलेंस है, डेबिट है क्रेडिट है, डेबिट। अच्छा मुझे आप लोग बताओ, मेरा एक डाउट है कि अगर लॉस है, लॉस असेट कैसे, या फिर आपको पता गेन इधर लिखते हो ना, गेन एक लायबिलिटी कैसे हो सकता है, सोच के बताओ। ऐसा क्यों होता है कि एक असेट, लॉस जो है असेट बनता है और गेन जो है वो लायबिलिटी बनता है, ऐसा बताओ। बराबर है ना, क्वेश्चन तो मेरा बराबर है ना, डाउट आता है बताओ। एक लॉस असेट कैसे हो सकता है, और एक गेन जिसे प्रॉफिट बोलते हैं वो लायबिलिटी कैसे हो सकता है। चलो रिजर्व भी तो लायबिलिटी में लिखते हो, तो रिजर्व लायबिलिटी कैसे होता है, क्या। और क्या होता है, जब बिजनेसमैन बिजनेस पैसा डालता है, जिसे अपन प्यार से कैपिटल बोलते हैं, तो बिजनेसमैन ये सोच के डालता है कि ये पैसा मुझे वापस मिलेगा। तो जब भी वो बिजनेस में डालता है तो बिजनेस को बोलता है कि भाई सुन, मैं ये पैसा तुझे दे रहा हूँ, ये पैसा मुझे वापस चाहिए और बढ़ा के चाहिए। एज अ बिजनेस क्या उसकी लायबिलिटी है कि नहीं कि ओनर को पैसा वापस करना, इसीलिए कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी होती है बिजनेस के हिसाब से, कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या होते हैं, अलग अलग। तो एज अ बिजनेस लायबिलिटी होगी कि ओनर को पैसा वापस करना है। क्या ये तुमको समझ में आया, तो कैपिटल लायबिलिटी इसके लिए होता है। अब मुझे बताओ, जो प्रॉफिट कमाया वो भी तो बिजनेसमैन को वापस करना है, कि उसने मोटिव क्या था उसका, कि मुझे ये पैसा बढ़ा के मिलेगा, बढ़ा के मतलब प्रॉफिट से मिलेगा। अब मुझे बताओ, क्या ये प्रॉफिट बिजनेस का है कि बिजनेसमैन का है, क्या जो प्रॉफिट कमाया है क्या ये बिजनेस को वापस करना पड़ेगा, हाँ वापस करना पड़ेगा ओनर को। ओनर मतलब यहाँ पे कंपनी है तो शेयर होल्डर, और इंडिविजुअल है तो जो प्रोपराइटर रहेगा वो वाला, और पार्टनरशिप है मतलब पार्टनर्स, इनको ये पैसा वापस करना पड़ेगा। इसके लिए क्या बन गया, वो लायबिलिटी। पर जब लॉस हुआ तो क्या बिजनेसमैन पैसा मांग सकता है, इसको बोले लॉस हो गया तो तेरा ही हुआ ना, गेम भी तेरा लॉस भी तेरा, चल तो क्या अब ये बिजनेस को पैसा वापस करना पड़ेगा उसको, नहीं। और जो पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा वो किसके लिए क्या बन गया, असेट। आया समझ में, इसके लिए वो असेट साइड में होता है लॉस। तो तुमको अभी समझो, अ, अब इस लॉस का डेबिट बैलेंस है, इसको हटाने का है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। डेबिट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को क्रेडिट करना पड़ेगा। टू पी एंड एल अकाउंट क्या आएगा, टू ऊपर क्या आएगा बताओ, आएगा कैपिटल। तो नुकसान हो गया ना, हाँ नुकसान, लॉस हटा तो नुकसान कैसे हो गया, बताया ना मैंने, लॉस असेट साइड में था, ठीक है। तो अगर ये लॉस नहीं हटता तो बिजनेस को मान लो फ्यूचर में कुछ पैसा कमाता, तो क्या बिजनेसमैन को वापस करना पड़ता, नहीं, वो लॉस के सामने सेटअप होता। बट अभी लॉस हट गया, अब जो भी पैसा कमाएगा वापस इसको पे करना पड़ेगा बिजनेसमैन। आया लॉजिक समझ में, कितना लॉस था अपना, 25 लैक्स। द लास्ट एंट्री, बट एक एंट्री अभी भी बाकी है। अभी आपका खेल खत्म हो गया, आपने सारी चीज़ों का एंट्री पास कर ली, बट अभी भी एक अकाउंट ओपन रह गया, उसका नाम है कैपिटल डिडक्शन। अब तो सारा खेल खत्म हो गया ना, अरे भाई अभी जो भी ट्रांसफर करना था वो सब हो गया। अभी मुझे बताओ, इस कैपिटल डिडक्शन के अकाउंट को क्या करेंगे, क्लोज करना पड़ेगा। और इसको क्लोज कहाँ पे करेंगे, क्या पी&एल में डालेंगे, नहीं, कि दिस इज नॉट अवर बिजनेस। लोगों को मीटिंग करना धमकाना ये बिजनेस अपना नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, ये बिजनेस अपना नहीं है। ये प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल। तो कैपिटल प्रॉफिट होता है वो कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो हम इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। अब आपको चेक करना पड़ेगा कितना बैलेंस बचा। अब इसके दो तीन वे चेक करने, पहला वे ऐसा है
कि आप कैलकुलेटर उठाओगे, जितना डेबिट है उसका टोटल मारो, जितना क्रेडिट टोटल है वो मारो, और एक तरफ लिख दो इधर के डेबिट का इतना टोटल है, क्रेडिट का इतना है। देखो ये डेबिट का टोटल और ये क्रेडिट का टोटल। तो आप क्या करो, कैलसी उठाओ और जितनी जितने एंट्री में डेबिट हुआ पहले वो डेबिट का टोटल मारो। तो पहला 11 लाख, फिर 1 लाख के बाद वापस डेबिट कहाँ पे हुआ है, इधर इधर 25 लैक्स। डेबिट कितना हो गया टोटल 30, टोटल डेबिट इतना हो गया। अब क्रेडिट की टोटल मारो, पहले में तो क्रेडिट हुआ नहीं, दूसरे में हुआ नहीं, तीसरे में हुआ है, कैलसी पे 4 लाख 45 लिखो, फिर 9 लाख 20 प्लस करो, फिर 9 लाख प्लस करना, फिर वापस 9 लाख प्लस करना, बस 22 लाख। हाँ हाँ गलत मारा है टोटल, हाँ आया 40 लाख 60 ऐसा। तो दिस इज योर टोटल ऑफ कैपिटल एडिशन अकाउंट। ठीक है, ये तुम्हारा CR यानी कैपिटल एडिशन का टोटल है। डेबिट में इतना है, क्रेडिट में इतना है, किस तरफ ज़्यादा दिख रहा है, क्रेडिट साइड में। अगर तुमको टैली करना है तो किस तरफ लिखना पड़ेगा, डेबिट में। तो इसका मतलब कैपिटल एडिशन को क्रेडिट करना है कि डेबिट करना है, डेबिट। तो कैपिटल एडिशन को डेबिट कर लेंगे। देखो 9th एंट्री, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कर लो, और 2 ये फायदा कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, कैपिटल रिजर्व में। अब देखो कितना बैलेंस था, डिफरेंस था, चेक करो। 3,65,000 से कैपिटल रिजर्व को डेबिट कर लिया और टैली हो गया। तो यहाँ पे देखिए 3,65,000 और दिए। ये एंट्री के बाद तुम्हारा कैपिटल लिस्ट में कोई बैलेंस बचना नहीं चाहिए, चाहे तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, डेबिट क्रेडिट जीरो हो जाएगा, नेट जीरो। क्या ये तुमको समझ में आया, इस तरह से पास करना है। तो या तो आप एग्जाम में ऐसा कर सकते हो, या थोड़े से स्मार्ट हो तो आप डायरेक्ट कैलसी उठाओ। आपने शुरुआत कहाँ से की, डेबिट से की है, अगर पॉजिटिव बच गए तो डेबिट होगा और नेगेटिव बच गए तो क्रेडिट होगा। अब 11 लाख कैलसी पे प्लस करो, फिर 1 लाख प्लस करो, फिर यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो माइनस कर लो, फिर क्रेडिट हुआ तो माइनस कर लो, फिर क्रेडिट हुआ तो माइनस कर लो, फिर क्रेडिट हुआ माइनस कर लो, फिर क्रेडिट हुआ माइनस कर लो, और फिर डेबिट हुआ प्लस कर लो। समझ में आया, क्योंकि आपने शुरुआत डेबिट से की थी, तो जो बचेगा पॉजिटिव तो डेबिट ही होगा, और नेगेटिव बचे तो क्रेडिट होगा। फिर आप जो बैलेंस बचा है उसको ट्रांसफर कर सकते। समझ में आया। या फिर तीसरा होता है इसका लेजर बना दो, कैपिटल एडिशन क्या बना देंगे अपन, एंट्री के बाद 2 लाइन छोड़ दो और लेजर बना दो। लेजर का जो भी बैलेंस होगा वो कहाँ पर ट्रांसफर कर लोगे, कैपिटल रिजर्व में। वो एंट्री पास 3 वे से अपन इसको, ठीक है, ये वाला सिंपल वाला है, ये वाला तो डेबिट। बोलो किसी को भी डाउट है इसमें, कुछ भी वापस समझना है तो भी आप बोल सकते। समझा, पीछे पक्का, चलो तो आप इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे वो की था आगे फॉलो एंट्री, जनरल एंट्री पास कर लो। चलिए कॉपी हो गया सबका, नहीं हुआ, कॉपी हुआ, जल्दी करो जिसका नहीं हुआ है। अभी देखो कुछ एंट्री और करनी है, तो इस क्वेश्चन रिलेटेड अपने कर एंट्री और यहाँ पे आएगी, वो भी अपने को करनी है, और क्या क्या वो एंट्री होगी वो देख लो। सबसे पहले डन। अभी सुनो, अभी कुछ एंट्री एक्स्ट्रा एंट्री अपन को बोलेंगे, वो भी अपने को समझनी है। एक्स्ट्रा एंट्रीज अभी क्या होगी वो देखो। अभी मुझे बताओ तुम लोगों ने चाय समोसा खाया कि नहीं, नहीं क्या बोलते रे, खाया ना, चाय समोसा खाया, तो क्या वो फ्री में आए थे, उसका पैसा लगा था। तो ये रिकंस्ट्रक्शन पे तुम चाय पानी नाश्ता समोसा खाते हो, तो खर्चा होता है कि नहीं होता है, उसकी एंट्री भी तो पास करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली तुम्हारी जेब से पैसा गया तो 2 कैश तो आएगा ही आएगा, और चेक से गया तो 2 बैंक आएगा। पर सुनो, जब भी आप रिकंस्ट्रक्शन करते हो क्या करते हो आप,
तो जब भी आप रिकंस्ट्रक्शन करोगे तो आपको हमेशा रिकंस्ट्रक्शन करना है बैलेंस शीट का, कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस को छेड़ना, कोई भी पीएनएल को छेड़ेगा, कसम खा लो कि हम पीएनएल को छेड़ेंगे नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस को छेड़ना नहीं है, ये ध्यान में रखना। आपको प्रॉफिट एंड लॉस को छेड़ा छेड़ी मत करना, फंसोगे। बेश पीएनएल को छेड़ने का छेड़ा तो पीएनएल को नहीं छोड़ो, इसको छेड़ोगे बैलेंस शीट को। अगर कोई आइटम आ गई जो पीएनएल की है, कौन सी आइटम, साला कुछ और, कौन सा, पीएनएल का, तो उसके बदले क्या लिखोगे। अच्छा जो खर्चा हो रहा है, जो इनकम हो रहा है, जो प्रॉफिट एंड लॉस का होता है, अब वो तो लिख सकते नहीं तुम, तो उसके बदले जो भी गेन या लॉस होगा उसके बदले तुमको क्या लिखना चाहिए, सोच देखो। तुमने सारा गेन या लॉस कहाँ पे डाला है, तो ये भी तो एक्सपेंस है, तो इसको भी कहाँ पे डालोगे। समझ में आया। कसम खाना है पीएनएल को छेड़ना, जो भी गेन या लॉस होगा उसके बदले क्या लिखोगे, कैपिटल एडिशन। तो ये जो चाय पानी पिया है तुमने उसके बदले क्या लिखना पड़ेगा तुमको, और फॉर रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस आपको यूज करना है कैपिटल एडिशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। जो आप टी एंड रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस मत लिखना। अगर ये रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर नहीं होता तो मैं जो चाय पानी पीता हूँ उसके लिए लिखता हूँ टी एंड रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, क्या लिखता हूँ, और वो टी एंड रिफ्रेशमेंट कहाँ पे ट्रांसफर होता है पता है, पीएनएल में, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू टी एंड रिफ्रेशमेंट। और मैंने बोला आपने अगर टी एंड रिफ्रेशमेंट लिखा तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, हमने कसम खाई कि प्रॉफिट एंड लॉस को छेड़ना, तो हम क्या करेंगे उसके बदले किसको लिखेंगे, कैपिटल एडिशन को। क्या ये तुमको समझ में आया। एक तो ये चीज़ ध्यान में रखना। दूसरा जो एडजस्टमेंट तुम्हारा आता है उसका नाम है अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या नाम है, अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। तो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, बराबर है। देखो इक्विटी शेयर होल्डर को तो हम तभी प्रॉफिट डिविडेंड बांटेंगे जब प्रॉफिट होगा, और हम तो लॉस में तो हम डिविडेंड बांटेंगे नहीं इनको। बट जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है उनके आगे रेट होता है कि 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर या 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो रूल के हिसाब से हमको उनको डिविडेंड देना पड़ता है। अब मुझे बताओ डिविडेंड तब दूंगा जब प्रॉफिट होगा ना, अभी प्रॉफिट हुआ ही नहीं है तो क्या मैं इनको डिविडेंड दूंगा कि बाकी रहेगा। बोलते हैं अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस, मतलब अभी आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है तो आपने डिविडेंड बांटा नहीं है तो ये अरियर्स हो गया। अब ये जो अरियर होता है ना दैट इज ऑलवेज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी होती है ये, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जो हो भी सकती है और डिपेंड ऑन सर्कमस्टांस। अब मुझे बताओ तुम ये डिविडेंड कब पे करोगे, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होने की गारंटी है, साल से लॉस होना आप कैसे बोल सकते हो। तो मुझे बताओ क्या आपने उस अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड को बुक किया होगा। किसी भी कंटिंजेंट लायबिलिटी को हम बुक नहीं करते, नोट्स में दिखती है। कहाँ पर दिखती है, मतलब बैलेंस शीट नीचे होता है ना नोट्स, उसमें दिखती है। यदि किसी भी कंटिंजेंट लायबिलिटी को भी बुक करते दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट, उसकी एंट्री पास नहीं होती, नोट्स में दिखती है। अब दो चीज़ हो सकती है, या तो वो प्रेफरेंस डिविडेंड तुम्हारा वेव हो गया या तुम्हारा पेड हो गया। दो चीज़ हो सकती है कि जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे तुम लोग, तुमको 3 साल से हमने डिविडेंड पे नहीं किया, तो हमने बोला वो 3 साल का डिविडेंड माफ कर लो, और तुमको दया आ गई, तुमने बोला ओके सर माफ किया, जाओ। अब मुझे बताओ मुझे क्या एंट्री पास करनी चाहिए, क्या ये मेरे लिए फ़ायदा है कि नहीं है। तो इसकी जो मैं एंट्री पास करूंगा वो क्या होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से। बट वेट, क्या आपने अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड की एंट्री पास की है, समझ में आया कि नहीं आया। जिस चीज़ को तुमने लिखा ही नहीं है उसको एंट्री हटाने की एंट्री भी पास नहीं करनी है। क्या बोला, कुछ समझ में आया मैं क्या बोला, काम करो समझा, लिखो लिखो लिखो। राहुल, रुको काटो, अरे काट, सही नहीं है, सही है, जब लिखा ही नहीं है तो काटोगे कैसे, समझ में आया। आप राहुल को नहीं काट सकते, राहुल तो नहीं इधर, तो आप राहुल ना अंदर थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। तो जिस चीज़ को आपने लिखा ही नहीं है कभी, आप उसको कभी काट सकते हैं। तो मुझे बताओ क्या आपने उसकी एंट्री पास की है, अरियर्स ऑफ डिविडेंड की एंट्री पास की है, तो वेव हुआ माफ हुआ, क्या उसको हटाने की एंट्री पास करनी है, नहीं, नो एंट्री।
तो आपने लिखा ही नहीं, उसको काट ही नहीं सकते। आपने कभी अरियर्स ऑफ डिविडेंड लिखी ही नहीं है, क्या उसको हटाने की एंट्री पास करनी है? नहीं, नो एंट्री। क्या ये तुमको समझ में आया? बट अगर उसको पे किया, इसका मतलब वेव हुआ तो कोई एंट्री पास नहीं करनी है, बिकॉज वो कंटीजेंट लायबिलिटी होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट नहीं होती है, तो वेव होने पे कोई एंट्री पास नहीं करनी। बट पेड किया, क्या एंट्री? अब तुम शाने होके बोलते हो कि ऐसा एंट्री पास, तुम्हारी जेब से कैश गया और तुम्हारी बुक्स में अलग कैश दिख रहा है, क्या मैच होगा? तुम्हारी बुक्स में 1 करोड़ दिख रहा है, ठीक है, बट तुमने 80 लाख का पे कर लिया, तो क्या वो सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। समझ में आया कि नहीं? इनको बिठा दे अंदर, अंदर बैठ जाओ, ठीक है। तो मुझे बताओ, क्या आपको पेड की कोई एंट्री पास करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। पेड की एंट्री पास करनी, पेड की नहीं। अब पेड होगा तो क्या एंट्री पास होगी वो देख लो। एक बात तो क्लियर है, तुम्हारे जेब से कैश गया है कि तुमने पेड किया है, तो टू कैश तो आएगा ही आएगा। बट मैं ऊपर अरियर और प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं लिख सकता। बोलो क्यों? कि अरियर्स ऑफ डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड जो होता है वो पीएल का पार्ट होता है, अप्रोप्रिएशन का। हमने कसम खाई कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को छेड़ना ना, पीएल को छेड़ना ना, प्रॉफिट एंड लॉस को छेड़ना ही नहीं है कहीं पे भी। तो मुझे बताओ, क्या मैं वो लिखूंगा कि उसके बदले कुछ और लिखूंगा? और उस कुछ और का नाम क्या है? यहाँ पे अपन लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन रेट। तो इसका मतलब कोई भी कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है, अगर वो वेव होती है तो उसकी कोई एंट्री पास मत कर। और अगर वो कंटिंजेंट लायबिलिटी पेड होती है तो उसकी एंट्री पास करना पड़ेगा। समझ में आया? बट वो कंटिंजेंट लायबिलिटी का नाम मत लिखो कि नई लायबिलिटी लेके नहीं आना है, तो उसके बदले क्या लिखेंगे अपन? कैपिटल। क्या लिखेंगे अपन? चाहिए तुमको पर अगर कोई लायबिलिटी मेरी बैलेंस शीट में थी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, या मान लो मैंने डिविडेंड डिक्लेयर कर लिया तो वो उसको बुक कर लिया, अब उसको पेड कर रहा हूँ या वेव कर रहा हूँ, क्या अब उसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी? तो अभी वो तुम्हारी बुक्स में थी। समझ में आया? तो अगर तुम्हारी बुक्स में है वो लायबिलिटी और उसको पे कर रहे हो तो सिंपल है, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। नॉर्मल इंटरेस्ट की एंट्री क्या पास करते हैं? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो यहाँ पे भी क्या एंट्री पास करनी है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। बट रूल ये है कि ये इंटरेस्ट तुम्हारी बैलेंस शीट में होना चाहिए, मतलब ये जो इंटरेस्ट है वो आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समझ में आया? अगर ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नहीं था तो कैपिटल एडिशन टू बैंक आएगा, पर अगर ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था, मतलब बुक्स में दिख रहा है, बताने के लिए उसको डेबिट कर लो। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर वो लायबिलिटी जो है वो बैलेंस शीट में है और उसको तुम पे कर रहे हो, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट कर लो टू कैश और बैंक। अगर वो लायबिलिटी तुम्हारे बैलेंस शीट में नहीं है तो उसके बदले क्या लिखोगे? ठीक है, सेम यहाँ पे हो गया। अगर वेव हुआ तो नो एंट्री, बिकॉज बुक्स में थी ही नहीं, और पे किया तो एंट्री आएगी, बट नाम नहीं आएगा, क्या आएगा? कैपिटल रिडक्शन। इज फॉर कंटिंजेंट लायबिलिटी में बोलिए, क्या ये दोनों एंट्री तुमको समझ आई है? कोई भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। बस बहुत सारे वे समझाने के, नहीं समझ में तो बोल देने का एग्जाम्पल। समझा? पक्का? कॉपी कर लो।